नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमर। इंदौर से बड़ी खबर है। इंदौर में कोरोना संकट में राहत मिलते ही नगर निगम एक्शन में आ गया। अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। नगर निगम ने राजेंद्र नगर थाना इलाके में 40 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। ये सभी निर्माण शासकीय भूमि पर कब्जा करके बनाए गए थे। अतिक्रमण हटाने का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, जैसा कि अक्सर होता है, जिसके बाद पुलिस ने मैदान संभाला। इस दौरान सीएसपी ने दुकानदार को थप्पड़ भी जड़ा। इस मामले को लेकर आईजी हरि नारायणचारी मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों की काउंसलिंग कर ऐसे बर्ताव को बदलने की बात कही। तो आप देख पा रहे हैं अतिक्रमण पर लगातार एक्शन हो रहा है। नगर निगम ने किस तरीके से ये पीला पंजा चलाया, आप देख पा रहे हैं। शासकीय जमीन पर कब्जा करके निर्माण किया गया था। 40 से ज्यादा अवैध निर्माण को इंदौर में मिनी मुंबई में ध्वस्त किया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि जब एक्शन हो रहा था तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया, जैसा कि अक्सर होता है जब भी अतिक्रमणकारियों का बंगला, मकान या जो उनका निर्माण होता है ध्वस्त होता है तो ये लोग विरोध करते हैं। हालांकि पुलिस बल यहाँ पर तैनात की गई थी। इनका विरोध ज्यादा उठ नहीं पाया। इनके विरोध को दबा दिया गया और शासन ने अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन सीएसपी ने यहां पर एक दुकानदार को थप्पड़ भी जड़ दिया, जो कि विवादों में रहा। तो कुल मिलाकर नगर निगम ने आज अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। छिटपुट घटनाओं के बीच 40 से ज्यादा अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, इसे आजाद किया गया। तो कुल मिलाकर इंदौर में जिस तरह से कार्रवाई की गई है और सीएसपी ने जिस तरीके से दुकानदार को थप्पड़ जड़ा है, उसको लेकर भी कई लोगों ने आवाज बुलंद की। और इस मामले को लेकर आईजी ने भी अब पुलिस अधिकारियों की काउंसलिंग कर ये ऐसे बर्ताव, जिस तरह की बातें आ रही हैं थप्पड़ जड़ने वाली, उनको अनुशासन में लाने की बात कही गई है कि कम से कम अधिकारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़े हैं। अरुण, आज 40 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। शासकीय जमीन पर जिस तरीके से अवैध कब्जा किया गया था उसे आजाद तो किया गया, लेकिन एक विवाद के साथ सीएसपी को दुकानदार को थप्पड़ करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, देखिए, व्यापारी यही कह रहे थे कि अभी कोरोना का काल चल रहा है और वो मुसीबत में है। लंबे समय से लॉकडाउन रहा, इसलिए उनका धंधा भी नहीं चला, उनके परिवार के सामने समस्या है। इसलिए अभी कुछ दिनों के लिए अतिक्रमण नहीं हटाया जाए, लेकिन नगर निगम लगातार इनको नोटिस दे रही थी और वो ये जो फर्नीचर के दुकानदार थे ये यहाँ से हट नहीं थे। यही वजह रही कि आज 350 से ज़्यादा का बल यहाँ पर पहुँचा और उन्होंने अतिक्रमण इनको हटा दिया। जो फर्नीचर की दुकानें यहाँ पर थी उन सबको हटाया और कूड़े के ढेर में वो सब तब्दील हो गई। जेसीबी मशीनों के साथ यहाँ पर नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन का अमला पहुंचा था। लेकिन इसी दौरान व्यापारी गुस्से में आ गए और जो सीएसपी जयंत राठौर थे उन्होंने एक व्यक्ति को तमाचा जड़ दिया। एक व्यापारी था, उसको तमाचा जड़ दिया और दूसरे जो एसडीएम थे उन्होंने उनको वो भी व्यापारियों से उनकी झड़प हुई, उन्होंने भी उनको लात मारी। और देवेंद्र सिंह अपर आयुक्त हैं जो नगर निगम के, उन्होंने भी लात एक व्यापारी को मारी। तो इस तरह का जो आचरण था अधिकारियों का वो ठीक नहीं था, क्योंकि आपको अतिक्रमण हटाना भी था। तो इस तरह का कृत्य अधिकारियों को नहीं करना चाहिए था। और अतिक्रमण हटाने को लेकर जो कार्रवाई की गई वो भी इस समय जो व्यापारी हैं वो उसको गलत बता रहे हैं, क्योंकि वो लगातार प्रशासन से मांग कर रहे थे कि अभी फिलहाल उनको वहाँ पर रहने दिया जाए। लेकिन जिस तरह की ये कार्रवाई हुई उसको लेकर जरूर कई तरह के विरोध के स्वर शुरू हो गए। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है अरुण कि इतनी बड़ी तादाद में लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, बाद में नगर निगम पीला पंजा लेकर उसे एनक्रोच जो लोग करते हैं उसको ध्वस्त कर देता है। आखिर किसकी मिली भगत से लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, बाद में नगर निगम कार्रवाई करता है? बिल्कुल, देखिए, इन्हीं अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत होती है, जिसके बाद इन पर कब्जा हो जाता है, सड़कों पर कब्जा होता है, जो ज़मीनों पर कब्जा लोग कर लेते हैं। और जब मामला आगे बढ़ता है तब यही अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंच जाते हैं। और अगर शुरुआत में ही इनको वहाँ पर ना रहने दिया जाए, अतिक्रमण ना करने दिया जाए, तो इस तरह की समस्या ही उत्पन्न ना हो। लेकिन जिस तरह
ये लंबे समय से ये व्यापारी थे, जो 40 से ज़्यादा दुकानें थीं जो लंबे समय से कारोबार कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, और आज इनको नगर निगम और जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने जाकर उखाड़ फेंका। बिल्कुल अरुण, एक सवाल ये भी उठता है, जब भी ध्वस्त किए जाते हैं अवैध निर्माण, तो जो स्थानीय लोग हैं, जो इसके वारिस होते हैं, जो दावा करते हैं कि मैं वारिस हूं, तथाकथित वारिस, वो लोग इसका विरोध करने लगते हैं। आखिर इनको कुछ आश्वासन भी दिया गया है जो लोग विरोध कर रहे थे, या फिर इनको कहीं और सेटलमेंट दिया जाएगा, सेट किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए होना तो यही चाहिए कि उनको कहीं सेटल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लंबे समय से जब व्यापार करते हैं तो उनके परिवार भी उसी से चलता है, इसलिए पहले उनको शिफ्ट किया जाना चाहिए, उसके बाद ही अतिक्रमण हटाना जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया, उनका अतिक्रमण हटा दिया गया है। वही वजह रही कि व्यापारी आक्रोशित हो गए, लोग वहाँ के आक्रोशित हो गए, उनकी अधिकारियों से झड़प भी हुई और उसके बाद अधिकारियों ने उनसे मारपीट भी की। जी जी, चलिए अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो हमने आपको अतिक्रमण से जुड़ी ये बड़ी खबर दिखाई। अब बात करते हैं घोटाले की। बड़वानी की बात करेंगे। बड़वानी में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया। यहां अधिकारी और कर्मचारी आशियाने के सपने में सेंध लगा रहे। यहां मृतक और अन्य हितग्राहियों के नाम से पीएम आवास की राशि जारी हो गई, लेकिन हितग्राहियों को जो रियल थे उन्हें यह राशि नहीं मिली। इतना ही नहीं, जियो टैग से फर्जी तरीके से निर्माण कार्यों की फोटो भी अपलोड कर दी गई। सेंधवा जनपद से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर बसे ग्राम बनिहार के हितग्राहियों के पीएम आवास योजना की राशि की बंदर बांट हो गई। पंचायत में ऐसे लोगों के नाम से पीएम आवास योजना की राशि निकाली गई जो इस दुनिया में है ही नहीं। गांव के हितग्राही भाटिया का आवास 1 साल पहले मंजूर हुआ था, जिसकी पहली किश्त के 25,000 रुपए सरपंच ने मकान बनाने का झांसा देकर ले लिया। इसी तरह कई मामलों में फर्जीवाड़ा किया गया। मामले की कलेक्टर से बात कही गई है, जांच की बात की गई, तो उन्होंने अनियमितता पाए जाने की बात कही और मामले में अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई किए जाने की बात भी लगातार किया जा रहा है। तो घर के नाम पर एक बड़ा घोटाला, और ज्यादा जानकारी के साथ पंकज शुक्ला हमारे संवाददाता बड़वानी से जुड़ चुके हैं। पंकज, जो भी योजनाएं हैं अगर सही तरीके से धरातल पर काम करें तो सबको लाभ होगा, सरकार की योजनाएं भी फले फूलेंगी, सबका लाभ होगा। लेकिन जो बंदर बांट हो जाता है, अगर हम घर का घोटाला ही ले लें, यही एग्जाम्पल, किस तरीके से सरपंच ने लोगों का जो पैसा था वो हड़प लिया, आखिर इसका हुआ खुलासा कैसे हुआ? जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि लॉकडाउन चल रहा है और इसी दरमियान राशियों का जब पूर्व में आवंटन हुआ था, तो एक बार जो है शिकायत जन सुनवाई में पहुंची थी। उसके बाद से मीडिया में ये हलचल तेज हो गई थी कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में भी गड़बड़ी हो सकती है, क्या जियो टैग में भी गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा कैसे किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जबकि हितग्राही के घर के सामने खड़े होकर के उसका आकलन किया जाता है, उसका फोटोग्राफ लिया जाता है, जियो टैग के माध्यम से वो वेबसाइट पर अपलोड होता है, बावजूद इसके अगर फर्जीवाड़ा हो गया है, मृतक के नाम से पैसा निकल गया है, हितग्राहियों के नाम से निकल गया, उनकी बैंक की पासबुकें सरपंच और सचिव के पास मिल रही हैं, तो एक ये बड़ी बात है। कमरुद्दीन, एक बहुत बड़ा इशू है कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, एक पक्का मकान हो, जिसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये इस बात को साकार करने के लिए कदम आगे बढ़ाया। लेकिन जिस तरीके से लीपापोती की जा रही है, अधिकारियों के द्वारा जो बंटाढार किया जा रहा है योजना का, ये बिल्कुल ही गलत है और इसमें एक बड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, लेकिन उसमें कितना समय लगेगा ये देखने वाली बात है। पंकज, अब ये पूरा जो मामला है अब कलेक्टर के संज्ञान तक पहुंच चुका है। कलेक्टर भी समझ चुके हैं कि हाँ भाई, हमारे इलाके में इस तरह के घोटाले हो रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से अधिकारी हैं जिन पर संदेह हो रहा है कि इन लोगों ने बंदर बांट किया? सरपंच का नाम तो सामने आ ही रहा है। जिस तरीके से एक जवाबदेही होती है किसी भी योजना के संचालन में, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण विकास विभाग में एक जो महत्वपूर्ण पद होता है वो एक जनपद पंचायत के सीईओ का होता है। वहीं से एक चेन शुरू होती है
जो कि एक हितग्राही तक पहुंचती है। तो इस दरमियान में ब्लॉक समन्वयक, जनपद पंचायत के सीओ, तो इसके अलावा कई ऐसे अधिकारी और आ रहे हैं जो कि इस दायरे में हैं। पंकज, बड़ा सवाल ये भी है कि जो योजनाएं होती हैं, अगर हम घर का ले लें, शौचालय वाला जो मामला था वो भी ऐसे ही हुआ था, कई जगहों पर घोटाले देखे गए हैं। आखिर ऐसा हो कैसे जा रहा है? जियो टैग में भी फर्जीवाड़ा कर दिया जाता है। जमीनी स्तर पर क्या कोई ऐसा नेता सक्रिय नहीं होता है? क्या किसी की देखरेख में नहीं होता है, या अधिकारी खुद अपने तरीके से मिली भगत करके बंदर बांट कर लेते हैं? कमरुद्दीन, इस पूरे घटनाक्रम में अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो एक बात और याद आती है कि मनरेगा योजना में पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला बड़वानी जिले में पाया गया था। और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी निकल करके सामने आता है कि ये पूरा जो है जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ पर भोले भाले आदिवासी होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनके अनपढ़ होने का एक फायदा उठाया जाता है, और जो इस तरीके के अधिकारी होते हैं वो उनका नाजायज फायदा उठा करके और करोड़ों रुपए की राशि को हड़प लेते हैं। कमरुद्दीन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही गंभीर ये पूरा मामला है। उम्मीद करते हैं कलेक्टर साहब इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे और जो जिसका हक है उसके हक को ज़रूर दिलाने का प्रयास किया जाएगा। शुक्रिया आपका पंकज, जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे फ्लाइंग सिख की। मिल्खा सिंह पंच तत्व में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ चंडीगढ़ में मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। महान धावक मिल्खा सिंह ने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। राजकीय सम्मान के साथ फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को आखिरी विदाई दी गई और तमाम जो मंत्री थे, जो वीआईपी लोग थे, वो शामिल हुए हैं अंतिम संस्कार में। आप देख पा रहे हैं चंडीगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो जिनके संघर्ष और कामयाबी की कहानी के बच्चे और बुजुर्ग कायल थे, जिसने देश का मान बढ़ाया, जिसने देश की शान को आसमान तक लहराया, संघर्ष की खदान से निकले इस हीरे ने अपने आप को ऐसे तराशा था कि उनकी चमक हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान के नाम को खेलों की दुनिया में बेशकीमती बना गई। नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। कोरोना की ट्रैक पर जिंदगी की जंग हार गए मिल्खा सिंह। जिद, जुनून और अनुशासन का सबक सिखा गए मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह मतलब ख्वाब पूरा करने की जिद। मिल्खा सिंह मतलब जीत का जुनून। मिल्खा सिंह मतलब अनुशासन की वो किताब जिसका एक एक पन्ना पढ़कर जिंदगी के कई सबक सीखने को मिलते थे। अपने पैरों से इतिहास की इबारतें लिखने वाले मिल्खा सिंह नहीं रहे। करीब 1 महीने तक कोरोना से संघर्ष के बाद चंडीगढ़ के पीजीआई में उनका निधन हो गया और उनके निधन के साथ ही भारतीय एथलेटिक्स इतिहास का स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। 91 साल की उम्र में भी युवाओं की फिटनेस को मात देने वाले मिल्खा सिंह ने दुनिया भर के ट्रैक पर अपनी कामयाबी का परचम लहराया था और तिरंगे को शान दिलाई थी। वो हिंदुस्तान के पहले एथलीट थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। साल 1958 के एशियन गेम्स में 200 और 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतने वाले मिल्खा सिंह ने 1960 के रोम ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल किया था। Milkha Singh of the services wins, timing 47.4 seconds. ये पहला मौका था जब हिंदुस्तान का कोई एथलीट ओलंपिक के फाइनल में देश की नुमाइंदगी कर रहा था। उनके बनाए नेशनल रिकॉर्ड को 4 दशक तक कोई एथलीट छू भी ना सका था।
छरहरे बदन के मिल्खा सिंह में पदक जीतने की गजब की भूख थी। खाली पेट और नंगे पांव दौड़ते रहने की उनकी मजबूरी 1950 के दशक में उन्हें पहचान दिला चुकी थी। ये उनकी काबिलियत ही थी कि शरणार्थी के तौर पर भारत आए मिल्खा सिंह को पाकिस्तान ने सिर आंखों पर बिठाया, जहां जनरल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि भी दी थी। मिल्खा सिंह के निधन की खबर मिलते ही उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। उनके हर चाहने वालों को उम्मीद थी कि मिल्खा सिंह कोरोना की ट्रैक पर जंग जीत जाएंगे। हालांकि हफ्ते भर पहले ही इस महामारी से उन्हें अपनी पत्नी को भी खोना पड़ा था। इस जंग के दौरान 2 बार ठीक होकर वो अस्पताल से घर भी लौट आए थे, लेकिन एक बार फिर बीमारी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। शुक्रवार देर रात वो दुनिया को अलविदा कह गए। मिल्खा सिंह चले गए, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिस पर देश हमेशा नाज करेगा। उनके संघर्ष पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग ने भी बड़े पर्दे पर कई रिकॉर्ड बनाए। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उनकी कामयाबी की कहानी के कायल थे। वैसे भी संघर्ष की खदान से निकले इस हीरे ने अपने आप को ऐसा तराशा था कि उनकी चमक हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान के नाम को खेलों की दुनिया में बेशकीमती बना गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मिल्खा सिंह के निधन से एथलेटिक्स युग का वो स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। आज उनके चाहने वाले शोक में डूबे हैं। मिल्खा सिंह कोरोना से जिंदगी की रेस भले ही हार गए हों, लेकिन उनकी सीख, उनका सबक हमेशा याद रहेगा। Champion Milkha Singh forges ahead to chalk a win for Southern Command. देश के दमदार धावक और अपनी उपलब्धियों से दुनिया में भारत का नाम करने वाले एथलीट मिल्खा सिंह का शुक्रवार की रात निधन हो गया। Milkha Singh of the services wins, timing 47.4 seconds. कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी देहांत कोरोना की वजह से हो गया था। मिल्खा सिंह ने 91 साल में अपनी अंतिम सांस ली, वहीं निर्मल मिल्खा सिंह 85 वर्ष की थीं। महान धावक के निधन पर देश और दुनिया में उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने ट्वीट कर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने लिखा, हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है। भारतीयों के दिलों में मिल्खा सिंह के लिए खास जगह थी। उन्होंने लोगों को अपने व्यक्तित्व से प्रेरित किया। मैं उनके निधन से बहुत दुखी हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताते हुए लिखा, द फ्लाइंग सिख के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। उन्होंने विश्व एथलेटिक्स पर एक अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्र उन्हें हमेशा भारतीय खेलों के सबसे चमकीले सितारों में से एक के रूप में याद रखेगा। उनके परिवार और अनगिनत अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, भारत के गौरव फ्लाइंग सिख के निधन से दुखी हूं। वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर उनकी बायोपिक में लीड रोल निभाने वाले फरहान अख्तर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी है। फरहान ने अपने नोट में लिखा, बेहद प्रिय मिल्खा जी, मेरा मन अभी भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि आप नहीं रहे। शायद ये मेरा जिद्दी स्वभाव है जो मुझे आपसे सीखने को मिला। वही जिद जिसमें दिमाग अगर किसी चीज को करने की ठान लेता है तो कभी हार नहीं मानता। और सच ये है कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, क्योंकि आप बड़े दिल वाले, लोगों को प्यार करने वाले, जमीन से जुड़े इंसान थे। मिल्खा सिंह कोरोना से जिंदगी की रेस भले ही हार गए, लेकिन उनकी सीख, उनका सबक हमेशा याद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तो ना डरिए ना डराइए, सच जानिए और वही बताइए, प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही संजीवनी है, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। वो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 टीका। लगाया क्या?